हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 5 जुलाई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आप यहाँ पर आज की न्यूज़पेपर देख सकते हो। देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो एससीओ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हमने पढ़ा हुआ है अलग अलग बार, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अभी इसका क्या था, वर्चुअल समिट हमें देखने को मिला। उसके अंदर ईरान को इसका 9th मेंबर अब बन चुका है। काफ़ी लंबे टाइम से वो पूरा प्रोसेस चल रहा था ईरान को इंक्लूड करने का। तो आपका होमवर्क पता क्या है? ईरान तो चलो 9th मेंबर बन गया, बाकी 8 मेंबर कौन से हैं, ये मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताना। ऑलरेडी मल्टीपल टाइम इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं अलग अलग मेंबर्स का, ठीक है। तो बस आपको होमवर्क दिया है, कल मैं आपको दोबारा बता दूंगा इसका क्या सही आंसर होगा, बट आई एम वेरी श्योर आप सभी कर लोगे जी। ये बस एक तरह की रिवीजन ही है। उसी तरह से द इंडियन एक्सप्रेस में भी इस तरह से बहुत सारी न्यूज़ हैं जो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा विद रिगार्ड्स टू डार्क पैटर्न्स। सर, इसका मतलब क्या है डार्क पैटर्न्स का? देखो, एग्जांपल से समझते हैं। कई बार ना, जैसे आप कुछ खरीदने जाते हो, जैसे लेट्स से अमेजोन पे गए, फ्लिपकार्ट पे गए, या फिर कोई और चीज़ जोमेटो हो गया, ठीक है, किसी भी इस तरह से स्विगी, कहीं पर भी। तो कई बार ना, ये जो इस तरह की आपकी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, स्पेशली अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ना आपकी चॉइसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर ऐसा कैसे ये लोग करते हैं कि हमारे चॉइसेस को मैनिपुलेट करते हैं? देखो, कई बार ना आप लोग खरीदने जाते हो, लेट्स से आपको कोई शर्ट ठीक ठाक लग रही है, आप सोच रहे हो यार मैं खरीदूं या ना खरीदूं। तो ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ आखिरी पीस बचा हुआ है इस शर्ट का, जल्दी से जल्दी खरीद लो। कई बार बोलते हैं कुछ आपको ऑफर दे दिया, ये ऑफर बस 5 मिनट के लिए वैलिड है, अदरवाइज आपको ये शर्ट नहीं मिलेगी या फिर इसका रेट बढ़ जाएगा। इस तरह की इलीगल मतलब स्कारसिटी, मतलब फेक स्कारसिटी क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है। कई बार आपको हो सकता है किसी चीज़ के लिए, मान लो आप किसी वेबसाइट पे गए, वहां पर आपको एक ऐड दिखा दी जाए। अब ऐड दिखाना कोई गलत बात तो नहीं है, पर आपको मान लो ये ऐड बंद करनी है। अब आपको दिखता ही नहीं है यार, मैं ऐड कैसे बंद करूं? एक छोटा सा कहीं पर ना, इधर कहीं क्लोज, हल्का सा, बिल्कुल छोटा सा बना दिया जाएगा। आपको ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है कि यार क्लोज कहाँ पर है कि नहीं? और कई बार गलती से फिर ऐड पे भी क्लिक हो जाता है। इस तरह की चीज़ें करी जाती हैं। और भी इस तरह की ना बहुत अलग-अलग चीज़ें। कई बार आपको लगता है यार आप कहीं वेबसाइट के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो, पर दरअसल में वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो किसी की एडवर्टाइज़मेंट होती है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये सारे कहीं न बड़े कंसर्न्स हैं। यहाँ पर क्या होता है ना, एक कस्टमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, राइट? तो सेंटर ने क्या किया है ना, इस तरह की ई-कॉमर्स कंपनीज़ को बोला है कि आप ये डार्क पैटर्न्स नहीं यूज़ कर सकते। गेटिंग द पॉइंट? ये इट्स अ डार्क पैटर्न्स क्या हुआ, ये सारे जो एग्जाम्पल दिए ये डार्क पैटर्न ही है। कहीं न कहीं एक इंसान से वो चीज़ें करवाई जाने की कोशिश है जो शायद वो नहीं करना चाहता। ठीक है? आप नहीं चाहते थे कि यार मैं इतनी जल्दी शर्ट खरीदूँ। आप अभी श्योर ही नहीं थे कि मैं खरीदना चाहता हूँ या नहीं खरीदना चाहता हूँ। पर कहीं न कहीं उन्होंने बोला कि अब तो खत्म होने वाली है शर्ट, जल्दी-जल्दी खरीद लो। उस चक्कर में आपने खरीद ली। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं डार्क पैटर्न्स के अंदर। तो आई होप आप ये टर्म समझ गए होंगे कि डार्क पैटर्न का मीनिंग क्या होता है। अब ये जो पर्टिकुलर टर्म है ना, ये 2010 के अंदर एक यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हैं, हैरी ब्रिगनुल। इनके द्वारा ये टर्म को कॉइन किया गया था। ठीक है? मैंने एग्ज़ाम्पल आपको समझा ही दिया है, किसी चीज़ को क्रॉस करना हो, कुछ फ़ॉल्स सेंस अर्जेंसी क्रिएट करनी हो, ठीक है? बास्केट स्नीकिंग हो गया, आपको बोला जाता है, रदर बोला जाना छोड़ो, आपकी ना बास्केट के अंदर मान लो आपने 3 प्रोडक्ट्स ऐड किए थे, उन्होंने कुछ और एडिशनल प्रोडक्ट्स आपके अंदर ऐड कर दिए आपकी बास्केट के अंदर, आपसे बिना पूछे हुए। ये बहुत गलत चीज़ है। ठीक है? उसी तरह से कहीं न कहीं कुछ गिल्ट हो गया, आपको कन्फर्म शेमिंग करी जाती है कि बाकी लोग ये खरीद ले हैं, आप भी ये चीज़ खरीदो, इससे आप बढ़िया लगोगे। और इस तरह के कुछ एग्ज़ाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सारे फोर्स्ड एक्शन हो गया, नेगिंग हो गया, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोला जाता है, बेट एंड स्विच हो गया, एडवर्टाइज़ किया जाता है किसी प्रोडक्ट को, पर डिलीवर किसी और को किया जाता है ऑफ अ लोअर क्वालिटी। ठीक है? दिखने में आपकी जो शर्ट है वो कुछ अलग तरह सी है, और आपको जो मिली उसकी क्वालिटी बिल्कुल ही घटिया है। ठीक है? कुछ एडिशनल कॉस्ट आपको नहीं दिखाई जाती। पहले दिखाया जाता है ये शर्ट खरीदो सिर्फ ₹300 में, बाद में हज़ारों तरह के बीच में कुछ ना कुछ इंक्लूड करते हुए वो ₹500 की दिखा दी जाती है। ये सारी चीज़ें एडिशनल कॉस्ट वगैरह को हाइड करना भी गलत है। एड्स को डिसगाइज़ करना कि ये तो न्यूज़ आर्टिकल है, पर दरअसल में वो एडवर्टाइज़मेंट होती है। तो इस तरह की चीज़ों को क्या बोलते हैं, डार्क पैटर्न्स, राइट? अब इंडिया भी स्टेप्स ले रहा है, उसी तरह से आप जानते हो यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूके के अंदर हो गया, उन्होंने तो ऑलरेडी लेजिस्लेशन इसके लिए पास कर रखे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इस तरह की अगर कोई कंपनी इसमें इंडल्ज होती है तो कंपनीज़ को यहाँ पे सू किया जाता है। तो ये हो गया हमारा डार्क पैटर्न्स के रिगार्डिंग। इस तरह के ना कंप्यूटर हो गया या फिर आईसीटी जैसी चीज़ें हो गया, उनके रिगार्डिंग यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। एक 2022 में क्वेश्चन आया था सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस के बारे में।
ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, मुझे बताना कमेंट्स में इसका आंसर क्या होना चाहिए, फिर अकॉर्डिंगली कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने इस साल का जो प्रीलिम्स है उसको क्लियर किया है। आप सभी के लिए हमारा एससी और एथिक्स लाइव वैल्यूएशन बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आप सभी ने, आई एम वेरी श्योर, 3 जुलाई को एससी का टेस्ट तो लिखा ही था। अब आज 5 जुलाई को आप लिखोगे कौन सा, अपना एथिक्स का टेस्ट, ठीक है ना। इसकी आपको डिस्कशन भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी आप हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम दोनों तरह से आपको इसकी वैल्यूएशन आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए, और ये जो एथिक्स एंड एससी की जो वैल्यूएशन है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम के अंदर, राइट। आगे चलें, नेक्स्ट इज स्कीम टू सपोर्ट माइनर रेप विक्टिम्स। अब देखो वर्ड यहाँ पर क्या यूज हुआ है, माइनर। माइनर मतलब जो 18 साल से कम है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं जब ऐसी बच्चियों का रेप होता है, उनको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये स्कीम के अंतर्गत बात करी है कि उनको मेडिकल, फाइनेंशियल एड या फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इस तरह के विक्टिम्स को दी जाएगी, ठीक है ना। कई बार होता है ना कि मान लो किसी महिला का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, बाद में उस कारण की वजह से कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी हो जाती है, किसी भी कारण से फोर्स प्रेगनेंसी हो गया, ठीक है ना, उसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इन बच्चियों को कहीं ना कहीं उनके घर वाले भी छोड़ देते हैं कि यार अब तो मतलब इस तरह से रेप हो गया है, उसके बाद प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है ना। और बाकी किसी और कारण की वजह से भी अगर मान लो किसी तरह से अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो इस स्कीम के अंतर्गत उनको शेल्टर, खाना, उनकी डेली नीड्स हो गया, उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ताकि वो अपनी जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं उनको वहां तक पहुंच पाएं, एक अच्छी लीगल एड मिले उनको। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं। ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर स्कीम के रिगार्डिंग कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसका जो फंडिंग आएगी ना, वो आएगी निर्भया फंड से, ठीक है ना। इसके अंतर्गत ही वर्क करेगा, और अलग से भी हमने 74.1 करोड़ हमने यहाँ पे इसको एलोकेट किया है, ठीक है। मिशन वित्सल्य के बारे में आप जानते होंगे, तो कहीं ना कहीं उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ही यहाँ पे यूज किया गया है। मैं भी आपको बता भी दूंगा मिशन वात्सल्य के बारे में। ध्यान रखिएगा कि जो ऑलरेडी हमारे जैसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, उनमें हमारे ऑलरेडी कुछ वार्ड्स होते हैं या फिर कुछ अलग से वहाँ पे शेल्टर्स होते हैं, तो ये वहाँ पर भी, वहाँ पे इनके शेल्टर्स अकॉर्डिंगली यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है ना। निर्भया फंड की बात करें, मैंने बताया ना अभी यहाँ पे कि उसी के अंडर में काम करेगी। तो निर्भया फंड, ध्यान रखना, कोई नया फंड नहीं है, ये 2013 में स्टैब्लिश हुआ था। आप सभी जानते होंगे, देखो 16 दिसंबर 2012 को कौन ही भूल सकता है, ठीक है ना। उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे जो सिस्टम था उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए। इनफैक्ट निर्भया फंड भी उसके बाद हमने स्टैब्लिश किया 2013 के अंदर। कहीं ना कहीं इस फंड को कहाँ खर्च किया जाता है, महिलाओं की जो सेफ्टी है, उनकी सिक्योरिटी है, उसके रिगार्डिंग अलग अलग इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट करने के अंदर। अब ये जो फंड है, इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। पर ये फंड है ना एक तरह से, तो कौन इसको एडमिनिस्टर करेगा, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है। ध्यान रखना, ये एक नॉन लैप्सेबल फंड है। कहने का मीनिंग क्या, अगर आपने इसके अंदर कुछ पैसा एलोकेट किया, तो ऐसा नहीं कि वो पैसा खत्म हो जाएगा, मतलब साल के अंदर। मान लो आपको बोला कि आप 100 करोड़ दिया जा रहा है इस साल के लिए, और आप मान लो खर्चते हो सिर्फ 50 करोड़, तो बाकी का 50 करोड़ क्या खत्म हो जाएगा? नहीं, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, नॉन लैप्सेबल। इसके साथ एक चीज हम यहाँ पढ़ रहे थे ना मिशन वात्सल्य के बारे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं मिशन वात्सल्य की, तो दरअसल में इसका कुछ पॉइंट यही है कि कहीं ना कहीं जैसे अलग अलग चीजें हैं, तो कैसे हम महिलाओं को उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव करें। आप जानते होंगे जैसे एसडीजी गोल नंबर 5 जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, तो उनको हम कैसे अचीव करें, यहाँ मिशन वात्सल्य काम करता है। साथ में ही जो हमारे चिल्ड्रन है, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले, ठीक है ना, उनको नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर कैसे प्रोवाइड करी जा सकती है अलग अलग तरह से, तो उसी के रिगार्डिंग उनके प्रॉपर चाइल्ड राइट्स के ऊपर एम्फसाइज करें। ये सारी मिशन वात्सल्य के अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं। हमारे यहाँ पे ना दो बहुत ही फेमस एक्ट हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है ना, और दूसरा जो पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट, वही कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मिशन का जो बेसिक फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं, राइट। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब कुछ पैसा यहाँ पे सेंटर की तरफ से आएगा, कुछ पैसा यहाँ पे स्टेट की तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। तो कुछ भी इश्यूज आते हैं चिल्ड्रन के रिगार्डिंग, तो प्रॉपर असिस्टेंस उनको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। एक्ट्स के रिगार्डिंग तो हमने देख ही लिया है, और इनफैक्ट इसके साथ में ही जो डीएम है ना, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो इंश्योर करता है कि वहाँ के इंडिविजुअल्स हो गया, वहाँ की पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर करें बच्चों को, ठीक है ना, उनकी पढ़ाई को, इस तरह की चीज़ें, ताकि कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ पाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें इसके रिगार्डिंग जाननी थी। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज पीडीआई, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। अब सर ये क्या है पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स? देखो, आप जानते हो हमारे गांवों के अंदर पंचायतें हमें देखने को मिलती हैं,
अब ये जो हमारी पंचायतें हैं किस तरह से काम कर रही हैं, क्या जो कहीं ना कहीं उनको टास्क दिए गए हैं क्या उनको वो अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्योंकि अगर आप नोटिस करो, हमारे जैसे आप अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी बात कर रहे थे ना, तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कहीं ना कहीं अचीव करना है हमें कंट्री लेवल के ऊपर, तो अगर कंट्री पे अचीव करना है तो हमें इंश्योर करना होगा ना कि कहीं ना कहीं हमारा स्टेट्स अच्छा काम करें। और स्टेट्स कब अच्छा काम करेंगी, जब कहीं ना कहीं हम लोकल लेवल के ऊपर अच्छा काम करेंगे। तो पंचायत को अच्छा काम करना इस डायरेक्शन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी वजह से हम ये ना पंचायती डेवलपमेंट इंडेक्स बनाते हैं, ताकि हम चेक कर पाएँ, कहीं न कहीं पता लग पाए कि हाँ, जो इनके रिगार्डिंग हम लोकल टारगेट सेट कर रहे हैं, उसमें कितना काम हुआ और क्या काम करना है। ठीक है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और कैसे-कैसे हम और बढ़ा सकते हैं, उनका डेवलपमेंट हम कैसे किया जा सकता है। तो दरअसल में ना इसके अंदर हमें 9 थीम्स देखने को मिलती हैं कि एक तो गरीबी है, उसको हम कम करें, हेल्थ वहाँ पे विलेज के अंदर अच्छी हो, चाइल्ड फ्रेंडली विलेजेस बने, पानी उतना सफिशिएंट है या नहीं है, वहाँ पर अच्छा एनवायरनमेंट है या नहीं है, क्लीन एंड ग्रीन विलेज है या नहीं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वहाँ पे गाँव के अंदर, ठीक है ना? सोशली भी सिक्योर होने चाहिए विलेजेस, ठीक है? अच्छी गवर्नेंस होनी चाहिए और वुमेन फ्रेंडली एस्पेक्ट्स भी होने चाहिए। अगर आप नोटिस करोगे ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो मैं बात कर रहा था, उसके अंदर ना ये सारे आप पैरामीटर्स देखने को मिल जाएँगे। वहाँ क्लीन एनवायरनमेंट की भी बात हुई है, जेंडर इक्वालिटी की भी बात हुई है, ठीक है ना? हेल्थ की भी बात हुई है, एनवायरनमेंट की भी बात हुई है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह से अलग-अलग थीम्स के अंदर ये चीज़ें डिवाइडेड हैं। ध्यान रखिएगा इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन-सी है, तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। आपको कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ, नहीं, यहाँ मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ आपकी पंचायती राज ही हमें देखने को मिल जाती है। तो इस 9 थीम्स के बेसिस के ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लोकलाइजेशन किया गया है, और उसके अंदर टोटल 144 लोकल टारगेट्स एंड 577 लोकल इंडिकेटर्स हमें यहाँ देखने को मिल गए हैं। ठीक है ना? अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी इसके रिगार्डिंग, तो हम इसके रिगार्डिंग ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा आपको आइडिया लगा होगा। ऑब्जेक्टिव तो समझ ही गए, ठीक है ना? और सिग्निफिकेंस भी एक तरह से हम जान ही गए हैं कि पंचायत का करंट स्टेटस क्या है, कहाँ-कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ-कहाँ पे उनको और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, राइट? अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड। उसके पहले जस्ट एक छोटी-सी चीज़, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना मैंने देखा मेंस के आंसर राइटिंग, जो हमारा फ्री मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है? जो लोग नहीं कर रहे, वो डेफिनिटली हमारी वेबसाइट pwonlyis.com पे जाके जो फ्री मेंस आंसर राइटिंग है ना, वहाँ पर जाकर आप डेफिनिटली क्वेश्चंस को सिलेक्ट कीजिए और अपने आंसर्स लिखिए। कुछ स्टूडेंट्स का मैंने देखा काफ़ी अच्छे आंसर थे, हमारी टीम ने उनको रिव्यू भी दिया है। कुछ स्टूडेंट्स का अभी रिव्यू करना बाकी है, उनको आने वाले दिनों के अंदर डेफिनेटली रिव्यू मिल जाएगा। बट बाकी लोग जो नहीं कर रहे, प्लीज़ वो भी इंश्योर कीजिए कि हमारी वेबसाइट पे जाके इस फ्री मेंस आंसर राइटिंग का वो फ़ायदा लीजिए, ठीक है? चलिए स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड समझते हैं। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना, पहले तो स्वामी की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज़ स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसेस। तो वर्ड देखो क्या है, अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। तो लेट्स से कोई ना घर बना रहा है, जैसे मान लो एक बिल्डर है, ये घर बना रहा है। अब इसने कुछ घर बना लिए, बट कहीं न कहीं पता क्या हुआ? घर बनने के बाद कुछ पैसे की कमी आ गई। मतलब घर पूरा नहीं बने, मतलब मान लो ये 100 घर बना रहा था मिड इनकम वालों लोगों के लिए, जो मतलब मिडल इनकम वाले लोग हैं उनके लिए, और सारे घर नहीं बना पाया। कुछ पैसे की कमी आ गई, कुछ और दिक्कत आ गई, ठीक है ना? इस तरह की चीज़ें हो गया। तो यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए हमने ना क्या किया है, एक तरह का फंड बना दिया है, ताकि जो मिड इनकम हाउसिंग है, इसको कहीं न कहीं हम कंप्लीट कर पाएँ। गेटिंग द पॉइंट, मैं आपको थोड़ा-सा और बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इसके अंदर जो फर्स्ट टाइम डेवलपर्स हैं, उनको एक तरह का ये फंड प्रोवाइड करने की कोशिश करी जाती है, ठीक है ना? अगर कोई डेवलपर के पास ट्रबल्ड प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट नहीं हो पा रहे, वो हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। कुछ और भी हमें यहाँ पे लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट की तरह ये काम करता है उनके अंदर। अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि मान लो प्रोजेक्ट लंबे टाइम से रुका हुआ है, स्टॉल्ड मतलब रुका हुआ, या फिर वो रुक जाएगा अगर उसको फंडिंग ना मिली, ये हो गया। उसके साथ में अगर आप नोटिस करो, प्रोजेक्ट कम से कम 30% उसकी कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अभी काम शुरू भी नहीं किया, आप सोचो कि हमें फंड मिल जाए, नहीं। कम से कम 30% फंडिंग हुई होनी चाहिए। साथ में ही रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रेरा होता है ना, उसके साथ वो प्रोजेक्ट आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप जब भी बिल्डर होता है ना, वो रेरा के साथ रजिस्टर कराता है, तो ये भी होना चाहिए। साथ में ही प्रोजेक्ट को बस लास्ट माइल फंडिंग चाहिए होनी चाहिए, ताकि वो कहीं न कहीं पैसा मिले तो वो कंप्लीट कर जाए। उसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है, जो 90% एरिया होना चाहिए वहाँ का, जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स होना चाहिए, वो मिड इनकम हाउसिंग के लिए यूज़ होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि करोड़पति लोगों के लिए घर बन रहा है, वहाँ के लिए हम फंड दे रहे हैं, नहीं। यहाँ बात हो रही है मिड इनकम और अफोर्डेबल हाउसिंग की। तो इन पर्टिकुलर क्राइटेरियाज़ के अंदर ये फंड मिल सकता है,
ठीक है, ध्यान रखना ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए फंड नहीं है, दिस इज फॉर व्हाट, ब्राउन फील्ड। अब आप लोग में से कुछ लोगों ने शायद नाम नहीं सुना होगा ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड का। ग्रीन का मतलब क्या होता है, ग्रीन का मतलब होता है खाली जमीन, एक तरह से बिल्कुल ग्रीनरी है। तो अगर कोई आप प्रोजेक्ट बिल्कुल नए से स्टार्ट कर रहे हो उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड। पर यहाँ पर स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर ना ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को हम नहीं कैटर कर रहे, हम किसको कर रहे हैं, ब्राउन फील्ड, कि ऑलरेडी कुछ कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, उसी के अंदर आपने थोड़ा रेनोवेशन करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, उसी को थोड़ा और इंप्रूव करना है, उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड। तो ये भी स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है कि क्या ग्रीन फील्ड कवर कर रहे हैं, ब्राउन फील्ड। द आंसर इज हम यहाँ पे ब्राउन फील्ड कवर कर रहे हैं। अब दरअसल में ना हमारे जो एसबीआई ग्रुप की ही कंपनी है, एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड, एक तरह की ये एनबीएफसी है, वो इसको मैनेज करती है। गेटिंग द पॉइंट। हमारी कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पे, स्पॉन्सर कौन करता है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये स्कीम को लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर। अभी क्या हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ना 3000 से भी ज्यादा परिवारों को कंग्रेचुलेट किया है, क्योंकि स्वामी फंड की वजह से कहीं ना कहीं बेंगलोर के अंदर इनको यहाँ पे घर मिल गए हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरह से स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पर इनफैक्ट ना आपके जो अलग अलग आपकी पेंशन कंपनीज होती हैं, आपके बैंकर्स होते हैं, या आपकी जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, उनसे भी पैसा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सिर्फ जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उन्हीं के अंदर यहाँ पे पैसा अप्रूव होता है। इतने फंड्स यहाँ पे इसने रेज कर लिए हैं। तो स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक देखो, इस तरह के फंड्स के ऊपर ना कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करना। 2017 में यूपीएससी ने NIIF के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया था, तो मुझे आप नीचे कमेंट्स में इसका आंसर बताना, फिर अकॉर्डिंगली कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आगे चलते हैं। एक ना ये 2-3 दिन पुरानी न्यूज़ है, ये लास्ट वीक मेरे से मिस हो गई थी, तो आज मैं देख रहा था तो मैंने सोचा आज इसको कवर कर लेता हूँ। देवड़ीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। तो ये लोकेशन कहाँ पे है हमें, ये उड़ीसा के अंदर जो बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर ये लोकेटेड है। अभी न्यूज़ में क्यों थी, न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि ये कंप्लीटली फ्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट हो चुकी है। यहाँ बिल्कुल एक भी ह्यूमन सेटलमेंट हमें नहीं देखने को मिलेगा। जो भी यहाँ पर फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनको यहाँ पे पीसफुली हमने यहाँ पे रीलोकेट किया है। तो दुनिया इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट पीसफुल रीलोकेशन हमें यहाँ देखने को मिली है। ठीक है, तो ये आपको देवरीगढ़ के बारे में बिल्कुल आइडिया होना चाहिए कि ये उड़ीसा के अंदर है। इसको 1985 के अंदर हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया था। आपको हीराकुद डैम और रिजर्वायर के बीच में ये पर्टिकुलर सेंचुरी देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। और एक ना यहाँ पे फ्रीडम फाइटर हैं वीर सुरिंदर साई, इनकी वजह से ये सेंचुरी काफी फेमस है। दरअसल में जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये लड़ रहे थे, ठीक है ना, तो उनका जो बेस था ना वो 12 पत्थर पे था। ठीक है, जो कि इसी सेंचुरी के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पर इस सेंचुरी के अंदर आपको इंडियन बाइसन हो गया, वाइल्ड बोर, सांबर, पीकॉक, फोर हॉर्न एंटीलोप, ये सारे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और भी चीज है कि मैक्सिमम डाइविंग डक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन, बाकी कंपैरिजन टू अदर सेंचुरीज ऑफ उड़ीसा। तो बहुत ज्यादा डाइविंग डक्स के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। इसी के बेसिस के ऊपर मैं ये आपके लिए 4 क्वेश्चन लाया हूँ ट्रू फॉल्स के, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में सही आंसर बताओगे, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो क्वेश्चन दिया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, इजी क्वेश्चन था, सभी ने सही आंसर दिया है। देखो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप जो डिजाइन एंड स्ट्रक्चर है ब्लॉकचेन का और उसके रिगार्डिंग जो भी डेटा होता है सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का होता है। नहीं, क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक यूज है। ब्लॉकचेन तो अलग अलग जगह में यूज हो रहा है आजकल, तो इलेक्शंस के लिए भी यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, ब्लॉकचेन के तो अनलिमिटेड पर्पसेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो भैया आपका सेकंड गलत है। ऑन द अदर हैंड आपका पहला हो गया और आपका तीसरा स्टेटमेंट, ये दोनों के दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही हैं कि कोई भी अगर मान लो किसी को कुछ एप्लीकेशन डेवलप करनी हो तो बिना परमिशन के आप कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। और एक तरह का पब्लिक लेजर है, ये तो हमने कल डिस्कस किया ही था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। साथ में कुछ ट्रू फॉल्स दिए थे, तो यहाँ भी इसको भी देख लेते हैं। पहला कह रहा है क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन प्रिंसिपल पे, ये तो अभी डिस्कस किया, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पेंगोंग लेक की बात कर रहा है कि यहाँ पर जास्कार रेंज की बात कर रहे हैं जिसके अंदर K2 इंक्लूड होता है। नहीं, हमने क्या पढ़ा था, ये काराकोरम रेंज की यहाँ बात कर रहे थे, K2 उसके अंदर है ना, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। हुल दिवस हमने पढ़ा था आदिवासी, इसके रिगार्डिंग हमने संथल रेविलियन को यहाँ पे टच अपॉन किया था, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। NMHC नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, क्या इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है? द आंसर इज फॉल्स। ये बहुत ही ध्यान से याद करना है आपको कि कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आज का डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप सभी को आपका आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।